एक शहर था जो कभी दुनिया की नजरों का तारा था, जहां बाजारों में हीरे जवाहरात सब्जियों की तरह बिकते थे, जहां मंदिरों की घंटियों की गूंज आसमान तक जाती थी। 6 महीने तक उस शहर को लूटा गया, मंदिर तोड़े गए, महल जलाए गए और वो वैभवशाली राजधानी जो कभी एशिया की शान थी, मौत जैसी खामोशी में बदल गई। आज जिस हम्पी के खंडहर देखते हैं, वही इस गौरव और त्रासदी की गवाही देते हैं। ये कहानी है उत्थान और पतन की, शक्ति और विश्वासघात की, और उस सुनहरे सपने की जो एक ही दिन में बिखर गया। ये है विजयनगर, वैभव और विनाश की दास्तान। अगर आपको इतिहास के ऐसे भूले बिसरे किस्से सुनना पसंद है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको विजयनगर के किस पहलू ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसे और ऐतिहासिक सच आपके सामने लाने की ताकत देगा। हर साम्राज्य की कहानी का एक आरंभ होता है। कभी ये आरंभ युद्ध से होता है, कभी किसी दूरदर्शी राजा से, और कभी परिस्थितियों की मजबूरी से। विजयनगर साम्राज्य का उदय भी कुछ ऐसा ही था। 14वीं शताब्दी का भारत अशांति और संघर्ष का दौर देख रहा था। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत बार बार दक्षिण की ओर आक्रमण कर रही थी। वारंगल, देवगिरी और मदुरै जैसे समृद्ध राज्यों को बार बार लूटा गया, मंदिरों की संपत्ति छीनी गई, सोने चांदी से बने देवालय तोड़े गए और जनता असुरक्षा की छाया में जीने को मजबूर हो गई। दक्षिण के राजवंश एक दूसरे में उलझे हुए थे और किसी के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि उत्तर से आती सल्तनत की सेना का डटकर मुकाबला कर सके। ऐसे समय में एक नए साम्राज्य की जरूरत महसूस हुई, एक ऐसी शक्ति जो न सिर्फ आक्रमणों को रोक सके, बल्कि संस्कृति और धर्म को भी संरक्षण दे। इसी पृष्ठभूमि में दो भाइयों ने इतिहास की दिशा बदल दी। हरिहर और बुक्का राय, जो कभी काकतीय वंश के सेनापति रहे थे, दिल्ली सल्तनत की पकड़ में आ गए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने अपने अनुभव और साहस से स्वतंत्र मार्ग चुना। इनका मार्गदर्शन विद्यारण्य स्वामी ने किया, जो उस समय के महान संत और दार्शनिक थे। विद्यारण्य ने न केवल आध्यात्मिक प्रेरणा दी, बल्कि ये भी सिखाया कि राजसत्ता को स्थायी बनाने के लिए धर्म, राजनीति और प्रशासन में संतुलन जरूरी है। सन 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे पहाड़ियों और पत्थरों से घिरे एक क्षेत्र में उन्होंने राजधानी स्थापित की। ये जगह बाद में हम्पी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका चुनाव अत्यंत रणनीतिक था। नदी जल और सिंचाई का साधन थी, पहाड़ प्राकृतिक रक्षा देते थे और व्यापारिक मार्गों का संगम इसे आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त बनाता था। यहां से एक ऐसा साम्राज्य जन्मा जिसने आने वाले 200 वर्षों तक दक्षिण भारत की दिशा और दशा बदल दी। प्रारंभिक वर्षों में इस नए राज्य को बहमनी सल्तनत की चुनौती झेलनी पड़ी। गुलबर्गा और बीदर से उठी बहमनी सेना लगातार सीमाओं को परखती रही, लेकिन हरिहर और बुक्का ने अपने सैनिक संगठन, दृढ़ किलों और अनुशासित प्रशासन से उन्हें बार बार रोका। धीरे धीरे उनका प्रभाव कर्नाटक से आगे बढ़कर आंध्र और तमिलनाडु तक फैलने लगा। ये केवल सैन्य बल का परिणाम नहीं था, बल्कि जनता का विश्वास भी था, जिसने उन्हें सहारा दिया। विजयनगर साम्राज्य की एक बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ धर्म और राजनीति का अद्भुत संगम दिखा। मंदिर केवल उपासना स्थल नहीं रहे, वे शिक्षा, कला और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। अनाज के भंडार, गुरुकुल और शिल्पकारों की कार्यशालाएं इन्हीं मंदिरों के इर्द गिर्द पनपती थीं। शासकों ने महसूस किया कि यदि समाज के हर वर्ग को इस व्यवस्था में शामिल किया जाए, तो सत्ता स्थायी रह सकती है। यही कारण था कि ये साम्राज्य धर्म की रक्षा करने वाला राज्य कहलाने लगा। विदेशी यात्रियों ने भी इस उभरते साम्राज्य की गवाही दी। फारसी दूत अब्दुल रज़्ज़ाक जब यहां पहुंचे, तो उन्होंने राजधानी की समृद्धि देखकर लिखा कि इतना विशाल और संपन्न नगर उन्होंने कहीं और नहीं देखा। इटालवी यात्री निकोलो डी कॉन्ती ने भी इसके वैभव का वर्णन किया। इन विवरणों से स्पष्ट होता है कि विजयनगर ने बहुत कम समय में स्वयं को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था। प्रशासनिक व्यवस्था भी अनुकरणीय थी। राजा के अधीन नायक नियुक्त किए जाते थे, जो स्थानीय स्तर पर कर वसूली, सेना और न्याय का संचालन करते थे। ये विकेंद्रित प्रणाली साम्राज्य को लचीला बनाती थी और हर क्षेत्र में शासन की पहुंच सुनिश्चित करती थी। इसी व्यवस्था से विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण आसान हो पाया।
सैन्य दृष्टि से भी ये राज्य विशेष था। पत्थरों से बने गढ़ और ऊंचे दरवाजे शत्रु को रोकते, जबकि स्थानीय जनता को सुरक्षा देते। घुड़सवार सेना और हाथियों का प्रयोग युद्धों में किया जाता। विदेशी व्यापारियों से घोड़े मंगाए जाते, जो सेना को और शक्तिशाली बनाते। धीरे धीरे विजयनगर न सिर्फ बहमनी सुल्तानों को चुनौती देने लगा, बल्कि छोटे छोटे राजवंश भी उसकी छत्र छाया में आ गए। 14वीं शताब्दी के अंत तक यह स्पष्ट हो गया कि विजयनगर अब दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। दिल्ली सल्तनत की पकड़ कमजोर हो चुकी थी और बहमनी सल्तनत का भी साम्राज्य सीमित हो रहा था। इसने विजयनगर को आत्मविश्वास दिया और जनता को यह भरोसा कि अब उनके पास एक स्थायी शक्ति है। यह साम्राज्य केवल राजनीतिक सत्ता नहीं था, बल्कि दक्षिण की जनता के लिए आशा का प्रतीक था। मंदिरों की घंटियां अब केवल पूजा का संकेत नहीं थीं, वे सुरक्षा और समृद्धि का भी प्रतीक बन चुकी थीं। कारीगर, किसान और विद्वानों ने महसूस किया कि विजयनगर उन्हें वो स्थिरता देगा जिसकी उन्हें सदियों से तलाश थी। विजयनगर साम्राज्य के आरंभिक दशकों ने उसे दक्षिण भारत की प्रमुख शक्ति बना दिया था, लेकिन उसका वास्तविक वैभव 16वीं शताब्दी की शुरुआत में सामने आया। ये वो समय था जब गद्दी पर बैठे एक शासक ने न केवल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि इसे कला, साहित्य और स्थापत्य की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ये शासक था कृष्णदेवराय। 1509 में जब कृष्णदेवराय का राज्याभिषेक हुआ, तब साम्राज्य कई चुनौतियों से घिरा हुआ था। बहमनी सल्तनत टूटकर छोटे छोटे दक्कनी सुल्तानों में बढ़ चुकी थी। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर, इनमें आपसी संघर्ष लगातार चलता रहता था और कृष्णदेवराय में इसे अवसर के रूप में देखा। उन्होंने एक एक करके सभी सुल्तानों को युद्ध भूमि में हराया और विजय की पताका फहराई। उड़ीसा के गजपति शासकों के विरुद्ध भी उन्होंने निर्णायक युद्ध लड़ा और तटीय इलाकों पर नियंत्रण स्थापित किया। उनकी सेनाओं ने कोंकण से लेकर तमिलनाडु तक और कर्नाटक से लेकर आंध्रा तक विजयनगर की शक्ति का परचम लहराया। कृष्णदेवराय केवल योद्धा नहीं थे, वे रणनीतिकार भी थे। उन्होंने महसूस किया कि साम्राज्य की मजबूती केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि से आती है। इसीलिए उन्होंने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया, बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित किया और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया। अरब और फारस से घोड़े, चीन से रेशम, पुर्तगाल से तोपें और यूरोपीय वस्तुएं विजयनगर के बाजारों में पहुंचने लगी। बदले में मसाले, चावल, हीरे जवाहरात और कपड़ा बाहर भेजा जाने लगा। यही वो दौर था जब विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की समृद्धि का आंखों देखा हाल लिखा। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने राजधानी का वर्णन करते हुए लिखा कि ये शहर लंदन और रोम से बड़ा है। उसने लिखा कि यहाँ के बाजारों में घोड़ों, हाथियों, रेशमी कपड़ों और अनगिनत कीमती रत्नों की बिक्री होती है। नूनिज नामक एक अन्य यात्री ने बताया कि शाही महल संगमरमर और नक्काशीदार स्तंभों से सुसज्जित हैं और मंदिरों की शोभा देखते ही बनती है। राजधानी हम्पी उस समय किसी चमत्कार से कम नहीं थी। चारों ओर पत्थरों से बने भव्य मंदिर, ऊंचे गोपुरम, विशाल मंडप और तराशी हुई मूर्तियां नजर आती थीं। सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक था विट्ठल मंदिर। इसके परिसर में बना रथ आज भी हम्पी की पहचान है। हजाराराम मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए रामायण के दृश्य ये दिखाते हैं कि कला किस स्तर तक पहुंची थी। उस दौर में शिल्पकारों ने पत्थर को जीवंत कर दिया था। कृष्णदेवराय ने साहित्य को भी उतनी ही महत्ता दी जितनी युद्ध और राजनीति को। वे स्वयं संस्कृत और तेलुगु में निपुण थे। उनकी रचना आमुक्तमाल्यदा तेलुगु साहित्य का अमूल्य ग्रंथ है, जिसमें राजधर्म, राजनीति और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनके दरबार में 8 कवियों का समूह था, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसमें अल्लासानी पेद्दना सबसे प्रमुख थे, जिन्हें आंध्र कवि पितामह कहा जाता है। इस युग में कन्नड़, तमिल और संस्कृत साहित्य को भी संरक्षण मिला। धार्मिक दृष्टि से भी यह काल स्वर्णिम रहा। साम्राज्य ने शैव, वैष्णव और जैन सभी परंपराओं को संरक्षण दिया। तिरुपति मंदिर को मिलने वाली सहायता इसी समय अत्यधिक बढ़ी। त्योहार, जुलूस और सांस्कृतिक आयोजन राजधानी को जीवन से भर देते थे। नृत्य और संगीत को इतना बढ़ावा मिला कि आगे चलकर यही परंपरा कर्नाटक संगीत के रूप में विकसित हुई। राजधानी का दैनिक जीवन भी अद्वितीय था। यात्रियों ने लिखा है कि सुबह होते ही बाजारों में भीड़ लग जाती। कहीं मसालों की खुशबू, कहीं कपड़ों की कतारें, कहीं गहनों की चमक और कहीं विदेशी व्यापारियों की आवाजें। महिलाएं खुले तौर पर व्यापार करती थीं और किसान अपने अनाज बेचने के लिए दूर दूर से आते थे।
शहर में पानी की नहरें बनाई गई थीं, जिनसे खेतों और बागों को सिंचाई मिलती थी। ये सब देखकर यात्रियों ने विजयनगर को धरती पर स्वर्ग कहा। कृष्णदेवराय प्रशासनिक मामलों में भी कठोर और न्यायप्रिय थे। उन्होंने कर प्रणाली को सरल बनाया और ये सुनिश्चित किया कि किसान और व्यापारी दोनों सुरक्षित महसूस करें। भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण था और अपराधियों को तत्काल दंड मिलता था। उन्होंने न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया, जिसके कारण साम्राज्य के अलग अलग हिस्से अनुशासित ढंग से काम करते रहे। उनका व्यक्तित्व जनता के बीच भी प्रिय था। वे युद्ध के बाद सैनिकों और जनता से सीधे संवाद करते थे, मंदिरों में दान देते और त्योहारों में शामिल होकर लोगों से जुड़ाव बनाए रखते थे। ये व्यवहार उन्हें केवल राजा नहीं बल्कि संरक्षक की छवि देता था। उनके काल में विजयनगर साम्राज्य न केवल दक्षिण भारत बल्कि पूरे एशिया में प्रसिद्ध हो गया। विदेशी राजदूत और व्यापारी यहां आने को उत्सुक रहते थे। पुर्तगालियों ने उन्हें तोपें और बंदूकें दी, बदले में उन्होंने मसाले और रत्नों का व्यापार किया। समुद्री मार्गों से होने वाला ये लेन देन विजयनगर की संपत्ति को कई गुना बढ़ा रहा था। कृष्णदेव राय के समय में विज्ञान और चिकित्सा का भी विकास हुआ। शिल्पकला, धातुकर्म और जल व्यवस्था में नई तकनीकें अपनाई गई। बड़े बड़े तालाब और नहरें बनवाकर खेती को उन्नत किया गया। यही कारण था कि साम्राज्य न केवल युद्ध में शक्तिशाली था बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बन चुका था। लेकिन हर स्वर्ण युग की तरह यह समय भी स्थायी नहीं रहा। 1529 में कृष्णदेव राय का निधन हो गया। उनके बाद शासन उनके उत्तराधिकारियों के हाथों में आया, जिनमें वो दृढ़ता और दूरदर्शिता नहीं थी जो कृष्णदेव राय में थी। इसके बावजूद उनकी छोड़ी हुई नींव इतनी मजबूत थी कि आने वाले दशकों तक साम्राज्य का वैभव बना रहा। इस स्वर्णिम काल ने विजयनगर को वो पहचान दी जिसके कारण उसे पूर्व का रोम कहा जाने लगा। स्थापत्य, साहित्य और सैन्य शक्ति का ये संगम भारतीय इतिहास में अद्वितीय है। यही वह युग था जिसने विजयनगर को न केवल दक्षिण का बल्कि पूरे भारत का गौरव बना दिया। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य एक नए मोड़ पर आ गया। उनका शासन साम्राज्य का स्वर्ण युग था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी उस क्षमता और दृढ़ता से वंचित थे जो इतने विशाल राज्य को संभालने के लिए आवश्यक थी। धीरे धीरे दरबार की राजनीति में भ्रम, उत्तराधिकार को लेकर विवाद और साजिशें बढ़ने लगीं। इसी बीच एक व्यक्ति सत्ता के केंद्र में आया जिसने आने वाले वर्षों तक साम्राज्य की दिशा तय की। ये था अलियाराम राय। राम राय स्वयं सिंहासन पर राजा नहीं थे बल्कि कृष्णदेव राय की पुत्री का पति थे, यानी वे साम्राज्य के दामाद के रूप में दरबार में आए। लेकिन धीरे धीरे उनकी पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि वास्तविक सत्ता उनके हाथों में आ गई। जनता और दरबार दोनों में वे एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे। वे एम्बिशियस भी थे और आत्मविश्वास से भरे हुए भी। राम राय ने शुरुआती दौर में सैन्य और प्रशासनिक मामलों को संभालने की अद्भुत क्षमता दिखाई। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं पर नियंत्रण बनाए रखा और विरोधियों को हराया। लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण था राजनीति में चालाकी। वे जानते थे कि दक्षिण का भूगोल केवल युद्ध से नहीं बल्कि कूटनीति से भी जीता जा सकता है। यही कारण था कि उन्होंने दक्कनी सुल्तानों के बीच संतुलन की नीति अपनाई। दक्कनी सल्तनतें, जो बहमनी राज्य के टूटने के बाद बनी थीं, आपस में बराबर लड़ती रहती थीं। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर, ये सब कभी एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करते तो कभी अस्थायी समझौते करते। राम राय ने इस स्थिति का लाभ उठाया। वे कभी किसी सुल्तान का साथ देते तो कभी दूसरे का। इस तरह उन्होंने हर राज्य को कमजोर बनाए रखा और स्वयं विजयी बनते रहे। शुरुआती दौर में ये नीति बहुत सफल रही। दक्कनी सुल्तान आपस में उलझे रहे और विजयनगर एक प्रमुख शक्ति बना रहा। लेकिन इस चालबाजी का एक परिणाम ये हुआ कि सुल्तानों के मन में राम राय के प्रति गहरी नाराजगी और अविश्वास जमा होने लगा। वे समझने लगे कि जब तक विजयनगर कायम है तब तक वे एकजुट नहीं हो सकते। राम राय के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास इतना था कि वे कभी-कभी घमंड के करीब पहुंच जाते। उन्होंने कई बार दक्कनी सुल्तानों के खिलाफ युद्ध जीतकर कैदियों को अपमानित किया। यहां तक कि उन्होंने अहमदनगर और बीजापुर के शासकों के साथ अपने दरबार में असम्मानजनक व्यवहार किया। ये घटनाएं सुल्तानों के लिए अपमान का कारण बनी। दूसरी ओर विजयनगर के भीतर भी बदलाव आ रहे थे। कृष्णदेव राय के समय जो सांस्कृतिक और धार्मिक संतुलन था, वह अब राजनीति की कठोरता में दबने लगा। राम राय मुख्य रूप से शक्ति और प्रभुत्व के प्रति समर्पित थे। मंदिरों और साहित्य को संरक्षण जारी रहा, लेकिन दरबार का केंद्र राजनीति और सैन्य चालबाजियों पर आ गया।
दक्कनी सुल्तानों के बीच धीरे धीरे ये भावना बनने लगी कि रामराय को हराना ही उनकी स्वतंत्रता और शक्ति का रास्ता है। उन्होंने आपसी मतभेदों को भुलाकर एकता की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। बीजापुर के अली आदिल शाह, अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह, गोलकुंडा के इब्राहिम कुतुब शाह और बीदर के बारिद शाह, इन सभी ने मिलकर गुप्त समझौते किए। वे जानते थे कि अकेले वे रामराय को नहीं हरा सकते, लेकिन मिलकर वे एक निर्णायक लड़ाई में विजयनगर को परास्त कर सकते हैं। युद्ध की आहट पूरे दक्षिण में सुनाई देने लगी थी। दोनों पक्ष सेना जुटा रहे थे। सुल्तानों ने अपने मतभेदों को भुलाकर धार्मिक और राजनीतिक आधार पर एक साझा मोर्चा बनाया। वहीं विजयनगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। लोग मानने लगे थे कि आने वाला युद्ध केवल दो सेनाओं का टकराव नहीं होगा, बल्कि दो सभ्यताओं का संघर्ष होगा। दरबार में कुछ लोग रामराय को सावधान करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुल्तानों की एकता को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है, लेकिन रामराय ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे अब तक के अनुभवों से आश्वस्त थे कि हर बार की तरह ये गठबंधन भी जल्द टूट जाएगा। समय बीतता गया और स्थिति युद्ध की ओर बढ़ती गई। सुल्तानों ने अपनी सेनाएं संगठित कर लीं और तोपखाने को मजबूत किया। उनके पास तुर्की और फारसी विशेषज्ञ थे जो युद्ध कला और बारूद के इस्तेमाल में निपुण थे। इसके मुकाबले विजयनगर की सेना परंपरागत थी, लेकिन उसकी संख्या बहुत अधिक थी। सन 1565 का आरंभ दक्कन की धरती पर अशांति और तनाव से हुआ। दूसरी ओर विजयनगर की राजधानी में आत्मविश्वास की लहर थी। अलिया रामराय को भरोसा था कि उनका साम्राज्य अब भी दक्षिण की सबसे बड़ी शक्ति है। सेना को इकट्ठा करने के आदेश दिए गए और हाथियों, घोड़ों, धनुष बाणों और तलवारों से सुसज्जित विशाल टुकड़ी तालीकोटा की ओर रवाना की गई। युद्ध भूमि का चुनाव भी सुल्तानों के अनुकूल था। कृष्णा नदी के पास की यह जगह समतल थी, जहां तोपों और घुड़सवारों का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता था। विजयनगर की भारी भरकम सेना के लिए यह भूगोल उतना सहायक नहीं था। फिर भी रामराय आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उनकी आयु 70 वर्ष के करीब थी, परंतु उत्साह और दृढ़ निश्चय में कोई कमी नहीं थी। सेनाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। विजयनगर की तरफ से लाखों सैनिक थे। विशाल हाथियों की पंक्तियां आगे बढ़ाई गईं, जिनके सिर पर कवच और पीठ पर महावत बैठे थे। उनके पीछे घुड़सवार सेना और धनुर्धर थे। पैदल सैनिकों की कतारें दूर दूर तक फैली हुई थी। दूसरी ओर सुल्तानों की सेना संख्या में भले कम थी, लेकिन उनके पास आधुनिक तोपें और घोड़ों की तेज टुकड़ी थी। युद्ध का आरंभ भोर की पहली किरणों के साथ हुआ। नगाड़ों और शंखों की गूंज से मैदान गूंज उठा। विजयनगर की सेना ने सबसे पहले अपने हाथियों को आगे बढ़ाया। ये हाथी शत्रु की पंक्तियों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन सुल्तानों ने अपनी तोपों को रणनीतिक ढंग से तैनात किया था। जैसे ही हाथी आगे बढ़े, तोपों की गर्जना ने आसमान को हिला दिया। कई हाथी घायल होकर उग्र हो गए और अपने ही सैनिकों को रौंदने लगे। रामराय अपनी पालकी से युद्ध देख रहे थे और अपने सेनापतियों को आदेश दे रहे थे। शुरुआत में उनकी सेना ने दबाव बनाया और सुल्तानों की पंक्तियां डगमगाने लगीं, परंतु तभी वो घटना घटी जिसने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। विजयनगर की सेना में दो सेनापति थे, गिलानी बंधु। ये पहले बहमनी सल्तनत के अधीन रहे थे और बाद में विजयनगर में शामिल हुए। युद्ध के सबसे निर्णायक क्षण पर उन्होंने अचानक पाला बदल लिया। उन्होंने अपनी टुकड़ी को लेकर सुल्तानों का साथ दे दिया। यह धोखा इतना अप्रत्याशित था कि विजयनगर की पंक्तियां अस्त व्यस्त हो गईं। विश्वासघात के इस वार ने रामराय की आत्मा को झकझोर दिया। सैनिकों का मनोबल गिरा और वे भ्रमित होकर इधर उधर भागने लगे। सुल्तानों की सेना ने इसका फायदा उठाया। उनके घुड़सवारों ने टूटकर हमला किया और तोपों की बारिश लगातार जारी रही। विजयनगर की पैदल सेना, जो पहले तक अडिग खड़ी थी, अब भागने लगी। रामराय को पकड़ लिया गया। इतिहासकारों ने लिखा है कि उन्हें दुश्मनों ने अपमानजनक ढंग से कैद किया और फिर वहीं युद्ध भूमि पर उनकी हत्या कर दी। उनके सिर को काटकर भाले पर टांग दिया गया ताकि विजयनगर की सेना का मनोबल पूरी तरह टूट जाए। जैसे ही यह खबर फैली, सेना में भगदड़ मच गई। युद्ध का मैदान अब विजयनगर की हार का प्रतीक बन चुका था। जो सैनिक बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें दुश्मनों ने चारों ओर से घेर लिया। हाथी बेकाबू होकर अपने ही सिपाहियों को रोंदने लगे। घोड़ों की टापों और तलवारों की टकराहट ने मैदान को लहू-लुहान कर दिया। विजयनगर की वो सेना, जिस पर कभी लाखों लोगों का गर्व था, कुछ ही घंटों में बिखर गई। दोपहर तक युद्ध का परिणाम तय हो चुका था।
सुल्तानों की संयुक्त सेना ने विजयनगर की सबसे बड़ी ताकत को परास्त कर दिया था। यह केवल एक साम्राज्य की हार नहीं थी, बल्कि 2 शताब्दियों से कायम दक्षिण की सबसे बड़ी शक्ति का पतन था। तालीकोटा की यह लड़ाई भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुई। विजयनगर की हार ने पूरे दक्षिण को हिला दिया। यह केवल सैन्य पराजय नहीं थी, बल्कि मनोवैज्ञानिक आघात भी था। लोग ये मानते थे कि विजयनगर अजेय है, लेकिन इस युद्ध ने उस विश्वास को चकनाचूर कर दिया। युद्ध के बाद विजयनगर की ओर बढ़ने का रास्ता खुल गया। सुल्तानों की सेनाएं विजयी होकर राजधानी की ओर बढ़ने लगीं। जिन सैनिकों ने बचने की कोशिश की, वे अपने परिवारों और गांवों की ओर भागे। परंतु राजधानी में फैली अफरा-तफरी अब थमने वाली नहीं थी। जो शहर कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब वो विनाश के भय से कांप रहा था। तालीकोटा की लड़ाई का महत्व केवल उस दिन तक सीमित नहीं रहा। ये घटना आने वाले सदियों तक दक्षिण भारत के राजनीतिक समीकरण को बदलने वाली थी। विजयनगर का गौरव, जो कृष्णदेव राय के समय चरम पर पहुंचा था, अब अचानक ध्वस्त हो चुका था। एक ही दिन की लड़ाई ने उस साम्राज्य को धराशाही कर दिया, जिसे बनाने में 200 साल लगे थे। इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध का दृश्य भयावह था। धूल, धुआं और बारूद से आसमान ढक गया था। घायल सैनिक मैदान पर तड़प रहे थे और पराजितों की चीखें चारों ओर गूंज रही थीं। ये वो क्षण था जब दक्षिण भारत ने अपनी आंखों के सामने अपने सबसे बड़े रक्षक को गिरते देखा। तालीकोटा की हार के बाद विजयनगर की धरती पर जो दृश्य सामने आए, वे भारतीय इतिहास के सबसे भयावह पन्नों में दर्ज हैं। युद्ध भूमि से विजयी होकर लौट रही दक्कनी सेनाओं की नजर अब राजधानी पर थी। ये वही नगरी थी जिसे यात्रियों ने सोने, चांदी और रत्नों का भंडार बताया था। मंदिरों की घंटियां, महलों की ऊंची दीवारें और चहल पहल से भरे बाजार अब सुल्तानों के सैनिकों की लूट और प्रतिशोध का शिकार बनने वाले थे। सैनिकों के विजयनगर में प्रवेश करते ही शहर पर मौत जैसी खामोशी छा गई। जो नागरिक युद्ध भूमि की हार की खबर सुनकर पहले ही भयभीत थे, वे अब खुलेआम घबराहट में अपने घर छोड़ने लगे। कुछ लोग अपने परिवारों को लेकर आसपास के जंगलों और पहाड़ियों की ओर भागे, तो कईयों ने मंदिरों में शरण ली। लेकिन लाखों की आबादी वाले शहर के लिए कहीं भी पर्याप्त सुरक्षित ठिकाना नहीं था। दक्कनी सुल्तानों की सेना 6 महीने तक राजधानी में डेरा डाले रही। इस दौरान जो कुछ भी लूटा और जलाया गया, उसने उस स्वप्न नगरी को खंडहर बना दिया। विदेशी यात्री नुन्निज ने लिखा कि विजयनगर की गलियों में एक समय हीरे और मोती बिकते थे, लेकिन विनाश के बाद वहां सिर्फ राख और टूटी दीवारें बचीं। सबसे पहले महलों पर हमला हुआ। राजमहल की ऊंची ऊंची दीवारों को गिरा दिया गया और सोने चांदी के दरवाजों को उखाड़ कर ले जाया गया। हाथीदांत और संगमरमर से बने स्तंभ तोड़े गए। सिंहासन, आभूषण और कीमती वस्त्र सब छीन लिए गए। जो महल कभी शक्ति और गौरव का प्रतीक थे, अब वो ध्वस्त मलबे में बदल गए। इसके बाद मंदिरों की बारी आई। विजयनगर अपने विशाल मंदिरों और धार्मिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध था। विट्ठल मंदिर, हजारा राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और अनगिनत अन्य देवालय लूट का शिकार बने। मूर्तियों को तोड़ा गया, रत्न जड़ित आभूषण उतार लिए गए और गर्भगृहों को अपवित्र किया गया। यहां तक कि कई मंदिरों को आग के हवाले कर दिया गया। सदियों की आस्था और शिल्पकारों की मेहनत पल भर में राख हो गई। बाजारों की रौनक भी तबाह कर दी गई। जहां कभी मसाले, रेशमी कपड़े और गहनों की कतारें लगी रहती थीं, वहां अब जली हुई दुकानें और वीरानी फैल गई। व्यापारी जो अपने जीवन की पूंजी लेकर भाग नहीं पाए, वे मारे गए या गुलाम बना लिए गए। विदेशी व्यापारियों के गोदामों को भी लूट लिया गया। विजयनगर, जो कभी एशिया के सबसे बड़े व्यापारी केंद्रों में गिना जाता था, अब उजड़े हुए कस्बे जैसा लगने लगा। जनता पर आई त्रासदी और भी भयावह थी। हजारों नागरिक मारे गए, स्त्रियों को अपमानित किया गया और बच्चों तक को दया नहीं मिली। लोग अपने प्रियजनों के शव उठाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहे थे। कई परिवार पूरी तरह समाप्त हो गए। जिंदा बचे लोग भूख और डर से तड़पते रहे। राजधानी की गलियां, जहां कभी उत्सव मनाए जाते थे, अब चीख पुकार और कराहों से गूंज रही थीं। इतिहासकार लिखते हैं कि इस विनाश का पैमाना इतना बड़ा था कि विजयनगर कभी पूरी तरह संभल नहीं पाया। सुल्तानों की सेनाएं केवल जीत पर संतुष्ट नहीं हुईं, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह साम्राज्य दोबारा सिर न उठा सके। यही कारण है कि उन्होंने सिर्फ संपत्ति लूटी नहीं, बल्कि संरचनाओं को भी ध्वस्त कर दिया। पत्थरों से बने विशाल स्तंभ और दीवारें तोड़कर गिरा दी गईं। शहर की जल व्यवस्था, नहरें और बाग बगीचे सब बर्बाद कर दिए गए। नुन्निज ने लिखा कि इतने बड़े पैमाने पर विनाश उसने कहीं और नहीं देखा था। अब्दुल रज्जाक के वो शब्द, जिनमें कभी इस शहर की महानता का वर्णन था, अब सुनने वालों को और भी कचोटते थे, क्योंकि वही शहर राख और खंडहर में बदल चुका था।
लूट और विनाश के इस लंबे दौर ने केवल इमारतों और संपत्ति को नहीं बल्कि साम्राज्य की आत्मा को भी नष्ट कर दिया। राजधानी के जलते हुए महल और मंदिर ये संदेश दे रहे थे कि शक्ति और समृद्धि भी एक ही दिन में मिट्टी हो सकती है। 6 महीने तक शहर की आत्मा को चीरने के बाद जब सुल्तानों की सेनाएं वापस लौटीं तो पीछे रह गया सिर्फ मलबा और वीरानी। जो लोग जंगलों और गांवों में भाग गए थे वे जब लौटे तो उन्होंने अपने घरों की जगह सिर्फ जली हुई दीवारें देखीं। मंदिरों में देव मूर्ति नहीं थी, महलों में राजा नहीं था और बाजारों में जीवन नहीं था। विजयनगर अब केवल नाम भर रह गया था। राजधानी का विनाश इतना गहरा था कि साम्राज्य के बचे खुचे शासकों को दूसरी जगह जाकर बसना पड़ा। लोग कहते थे कि उस दिन दक्षिण भारत ने अपना सबसे बड़ा रक्षक खो दिया। तालीकोटा की हार और राजधानी के विनाश ने विजयनगर साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी थी। लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह रुकता नहीं। राख के ढेर में भी जीवन किसी न किसी रूप में लौट आता है। ऐसा ही विजयनगर के साथ हुआ। राजधानी जलकर राख हो गई थी, मंदिर टूट चुके थे और बाजार वीरान हो गए थे। लेकिन साम्राज्य का नाम और उसका शेष ढांचा पूरी तरह मिटा नहीं था। राम राय की मृत्यु और राजधानी के पतन के बाद शाही परिवार और बचे हुए अधिकारी तुंगभद्रा के दक्षिणी हिस्से में पेनुकुंडा नामक जगह पर चले गए। कुछ वर्षों तक वहीं से साम्राज्य का संचालन किया गया। हालांकि ये नई राजधानी कभी हम्पी जैसी भव्य और प्रभावशाली नहीं बन सकी, फिर भी उसने विजयनगर की राजनैतिक पहचान को जीवित रखा। बाद में चंद्रगिरी और वेल्लोर जैसे स्थानों को भी अस्थायी राजधानी बनाया गया। ये सच था कि साम्राज्य का वैभव अब पहले जैसा नहीं रहा, परंतु इसकी प्रशासनिक और सांस्कृतिक परंपराएं पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई। नायक प्रणाली, जिसके अंतर्गत प्रांतीय शासक अपने अपने क्षेत्रों को संभालते थे, अब और अधिक स्वतंत्र होने लगे। मदुरै, तंजावुर और गिंजी जैसे क्षेत्रों में नायक राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली। यद्यपि वे विजयनगर को कर चुकाते थे, लेकिन धीरे धीरे वे स्वतंत्र राजाओं की तरह व्यवहार करने लगे। विजयनगर के पतन ने दक्कनी सुल्तानों को अस्थायी विजय दी, लेकिन वे स्वयं भी लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाए। उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा फिर लौट आई और आगे चलकर मराठों तथा मुगलों ने इस क्षेत्र की राजनीति को अपने नियंत्रण में ले लिया। इस प्रकार तालीकोटा के बाद दक्षिण भारत का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल गया। जनजीवन पर इसका प्रभाव गहरा था। राजधानी से विस्थापित हुए शिल्पकार, कवि, व्यापारी और विद्वान अन्य क्षेत्रों में जाकर बस गए। वे जहां भी गए वहां अपनी कला और ज्ञान लेकर पहुंचे। इस विस्थापन ने दक्षिण के अनेक शहरों और कस्बों को नया जीवन दिया। कहा जा सकता है कि विजयनगर की आत्मा केवल हम्पी की दीवारों में कैद नहीं रही, बल्कि बिखरकर पूरे दक्षिण में फैल गई। समय के साथ यूरोपीय यात्रियों और औपनिवेशिक अधिकारियों ने जब इस क्षेत्र का दौरा किया तो उन्हें खंडहरों के बीच अतीत की भव्यता दिखाई दी। वे लिखते हैं कि टूटी फूटी इमारतों के बावजूद इनकी शान का अंदाजा लगाया जा सकता है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब पुरातत्वविदों ने हम्पी की खुदाई और अध्ययन किया तो उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि कभी यहाँ एक महान साम्राज्य खड़ा था, जिसकी बराबरी दुनिया के कुछ ही नगर कर सकते थे। आज हम्पी को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। वहाँ खड़े पत्थर, जले हुए महल और टूटे मंदिर केवल अतीत की याद नहीं दिलाते, बल्कि ये भी बताते हैं कि किसी सभ्यता का वास्तविक वैभव केवल उसके भवनों में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और परंपरा में होता है। विजयनगर की सांस्कृतिक धारा आज भी कर्नाटक, आंध्र और तमिलनाडु के मंदिरों, नृत्यों और संगीत में जीवित है। इतिहासकार कहते हैं कि विजयनगर का अंत केवल राजनीतिक पराजय था। सांस्कृतिक रूप से उसका प्रभाव अब भी जारी है। तालीकोटा ने राजधानी को नष्ट कर दिया, लेकिन साम्राज्य का नाम आज भी गर्व के साथ लिया जाता है। ये उस शक्ति का प्रतीक है जिसने 2 शताब्दियों तक दक्षिण को उत्तर के आक्रमणों से बचाए रखा, कला और साहित्य को नया आयाम दिया और जनता को सुरक्षा और समृद्धि का अनुभव कराया।